की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, वो सीवान की आप देख रहे थे। पटना में देखिए, पटना में पत्रकारों के साथ मारपीट करने वाले प्रदर्शनकारियों पर एक्शन हुआ है। घर से खींच खींच के गिरफ्तारी हुई जिन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट की है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम क्या है भाई? क्या नाम है जी तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मेदांता पहुंच गए, जहां छात्र प्रदर्शन के दौरान जो घायल हुए थे उनका हाल जानने के लिए। तो तेजस्वी यादव छात्रों का हाल जान रहे थे, लेकिन बड़े भाई दूसरी मुश्किल में थे। तेज प्रताप भी नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दरअसल निकले। कल पहले तस्वीर देखिए, युवा नौजवान छात्र के साथ है। हम युवा नौजवान के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके, और अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ। तेज प्रताप को छोड़ दिया गया, फिर तेज प्रताप दोबारा मॉल पहुंचे, जहां से पुलिस ने उन्हें उठाया, पुलिस ने गिरफ्तार किया तेज प्रताप को। तस्वीर आप देख रहे हैं, तेज प्रताप की गिरफ्तारी हो गई। पटना मॉल में मौजूद थे उस वक्त। उसके बाद पुलिस ने तेज प्रताप को गाड़ी में बिठाया है और जेल लेकर निकली है पुलिस। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको दिखाऊं, तेज प्रताप जेल पहुंच गए। पटना की बेउर जेल देख रहे हैं, जेल के बाहर का गेट है। तेज प्रताप आपको नजर आ रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं तेज। तेज प्रताप आपको नजर आ रहे हैं। अब आपको बताता हूं आखिर तेज प्रताप की गिरफ्तारी क्यों हुई, क्यों उन्हें जेल भेजा गया। लालू के बेटे तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर हंगामा हो रहा है। तेज प्रताप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 25 जुलाई को तेज प्रताप बिहार बंद में शामिल हुए थे। इस दौरान पुलिस ने कुछ समय के लिए उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में पुलिस ने तेज प्रताप को छोड़ दिया। फिर शाम को पटना के एक मॉल से पुलिस तेज प्रताप को साथ ले गई। देर रात उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तेज प्रताप पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया। तेज प्रताप पर बीएनएस की धारा 109 जोड़ी गई है। तेजस्वी ने कहा इस पर बड़े भाई तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया। तेज प्रताप पर पुलिस ने कई धाराएं लगाई हैं। आंदोलन में शामिल लोगों पर दर्ज मामलों का क्या होगा? जिन राज्यों में प्रदर्शन हुए वहां हजारों लोगों पर केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में रिहा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। तेज प्रताप के वकील ने कहा उन्हें एफआईआर की कॉपी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। अपने भाई की गिरफ्तारी पर रोहिणी आचार्य भी भड़क गई हैं। रोहिणी ने इसे सम्राट चौधरी की सरकार की तानाशाही बताया है। कहा यह विरोधियों को डराने और जन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है। तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर प्रशांत किशोर ने भी घेरा है। तेज प्रताप यादव ने जन स्वराज को कल अपना समर्थन दिया था और कल रात ही उन्हें जेल भेज दिया गया है। लोकतंत्र में हर किसी को आंदोलन का अधिकार है, प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं। सुनिए जरा तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। एफआईआर हुआ
26 तारीख को गिरफ्तारी हुई। 25 तारीख के 7:30 बजे शाम में सिटी सेंटर मॉल एप्लीकेशन दिया जज साहब को उनके रिलीज का, तो कही कि अभी रिमांड करते हैं, आप सोमवार को प्रोसेस से आकर के उनका बेल मूव करते हैं। जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। और अपना नेतागिरी करने के लिए आए, जो प्रतिबंधित इलाका था वहां पर जो हंगामा करने वाले लोग थे उनमें शरीक हो गए। तो कानून और व्यवस्था को जो तोड़ेगा, चाहे कोई हो, हम हो, आप हो, हम सरकार पक्ष के लोग हैं, हम भी कानून व्यवस्था तोड़ेंगे तो हमको भी जेल जाना पड़ेगा। प्रताप जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कल समर्थन की घोषणा की और कल रात में 1:30 बजे तेज प्रताप जी को अरेस्ट करके बेऊर जेल भेज दिया गया। ये दिखाता है कि कितना ये लोग डरे हुए हैं। भाई कल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मुझे बताया गया, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि शायद तेज प्रताप जी भी उसमें गए थे। तो इतने बच्चे थे, उसमें एक आदमी को पकड़कर बेऊर जेल में भेजने का क्या मतलब है? अगर थोड़ा विरोध करें ना तो क्या करें बताइए। अगर हम विरोध कर रहे हैं, अगर हम बच्चों के लिए बोल रहे हैं तो भी जा रहे हैं, महिलाओं के लिए बोल रहे हैं तो भी जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? अगर देश का झंडा बच्चों के बीच में जाके एक बार दिखाई दिया तो क्या ये अपराध था? और मान लीजिए आपके नजर में अपराध था भी तो वहीं से उठा लेते हैं। सवाल है, जिस भी व्यक्ति के खिलाफ कोई इस तरीके का मसला सामने आए जिससे कानून की धाराओं का उल्लंघन हो रहा, तो पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है। अब देखिए, एक तरफ बिहार में गिरफ्तारियां हो रही हैं, तेज प्रताप भी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन दिल्ली में गिरफ्तारियां नहीं हुई, पुलिस का एक्शन नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने जो एक्शन लिया, खासतौर से दावा किया राहुल गांधी ने कि पुलिस ने पैलेट गन चलाए छात्रों पर। राहुल ने एक छात्र को भी सामने लेकर आए। अब राहुल गांधी इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने देखिए एक चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी राहुल गांधी ने गृह मंत्री को लिखकर सवाल पूछा है, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्रालय के अधीन होती है। गांधी देखिए क्या लिख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पैलेट गन पर बवाल हो रहा है। राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। इसमें राहुल ने अमित शाह से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? अगर आपने नहीं तो फिर किसने दिया? इससे पहले राहुल पैलेट गन से घायल शख्स के साथ सामने आए थे। छात्र के हाथ, पीठ और छाती में लगे घाव को दिखाया था। राहुल का आरोप, तिरंगा लेकर चल रहे शख्स पर पैलेट गन से हमला हुआ। आंदोलन के दौरान पैलेट गन हमले में कई लोग घायल हो गए थे। राहुल का दूसरा सवाल, सामान्य कपड़ों में आए जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया वो पुलिसकर्मी थे या फिर वॉलंटियर्स थे? उनकी तैनाती किसने की? आपको बताऊं, पैलेट गन से एक कारतूस में लगभग 600 छर्रे निकलते हैं, जो 1000 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से निकलते हैं। पुलिस इसे भीड़ नियंत्रण का हथियार मानती है, लेकिन कई मामलों में इससे गंभीर चोटें आ सकती हैं, साथ ही स्थायी रूप से विकलांग बनने का कारण भी बन सकती है। इसका गलत इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। और पैलेट गन एक प्रकार की राइफल होती है जो मेटल या रबर पैलेट से भरे कारतूस चलाती है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ इनका इस्तेमाल होता रहा है। सुनिए जरा, पैलेट गन चली या नहीं चली ये जांच का विषय है, लेकिन छात्रों के शरीर पर जो घाव हैं वो भी एक कहानी बयां कर रहे हैं। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। किया है ये सरकार कि पुलिस को अपना सीमा क्या है उससे पार करवा के आप आगे लागले अपने स्वार्थ के लिए। कुछ तो शर्म, कुछ तो रखे। और इतना खतरनाक आंदोलन करवाए ये पुलिस के साथ साथ कि कल का दिन आम नागरिक कोई वर्दी वाले का भरोसे पे नहीं रह सकते हैं। कि राहुल गांधी जी का यही काम है, मतलब आरोप लगाने का काम इनका करते रहेंगे। मतलब राहुल गांधी जी को सत्ता कभी मिलने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी मतलब नरेंद्र मोदी जी पर और अमित शाह जी पर आरोप लगाने का काम करते हैं। और जो लाठीचार्ज हुआ था उसके लिए मतलब अमित शाह जी को जिम्मेदार कहना ठीक नहीं है। गन चला, इसका जिम्मेवार कौन है? बच्चों के ऊपर में लाठी बरसाया, इसका जिम्मेवार कौन है? कौन आदेश दिया पुलिस को? देखिए, पुलिस तो आदेश पे चलता है ना। पुलिस को आदेश मिलेगा, पुलिस मारेगा लाठी। अब ये पता करना है कि कौन आदेश दिया
इस प्रकार का हिटलर शाही जैसा कि जाओ और बच्चे को मारो। हमारे बच्चे थे ना, हमारे फ्यूचर थे, और आपने लाठी बरसाया, तो इसका जिम्मा तो अमित शाह को लेना होगा। ये राहुल गांधी अपनी फ्रस्ट्रेशन में बार बार नया एक मुद्दा लाकर उन मुद्दों पर जिस पर क्लैरिफिकेशन दे दी गई, और जहां तक पेलेट गन का सवाल है तो राहुल जी को पता होना चाहिए कि पेलेट गन इस्तेमाल हुआ था 2010 में जम्मू कश्मीर में। सरकारें किसकी थी वो जरा जाकर देख ले। पर उपदेश कुशल बहुतेरे कांग्रेस पार्टी पहले खुद जाकर अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले और पहले जाकर खुद अपने सरकारों में किस प्रकार का व्यवहार प्रोटेस्टर से किया जाता है उसको देखे। तो बीजेपी का कहना है कि विपक्ष ये कोशिश कर रहा था कि बीजेपी युवाओं के विरोध भी है, जेनजी विरोधी है, लेकिन पीएम मोदी की आज एक तस्वीर आई जेनजी के साथ। प्रधानमंत्री बात कर रहे थे जेनजी युवाओं से भारत विकसित भारत प्रोग्राम में। કેમ છો? જી સર, સર બહુ જ મજામાં. તમે કેમ છો? આપણે એવા ને એવા. निकिता आप करती क्या है? सर मैं एलएलबी की स्टूडेंट हूँ, लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। एक तरीके से तो भूल ही गई थी कि मैं दीव से आई हूँ वहाँ पे, और सर मैं वहाँ पे मेहमान नहीं थी, मैं वहाँ पे उनके परिवार का एक हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने तो सर मुझे अपनी बेटी मान लिया था। हमने यूपीआई पेमेंट भी किया वहाँ पर। अब हम उसको प्रथम गांव कहते हैं, अब हम उसको लास्ट विलेज नहीं कहते, फर्स्ट विलेज कहते हैं जी। तो वहाँ आपने यूपीआई किया? जी सर, वहाँ में मैंने यूपीआई किया। वहाँ के लोग यूपीआई की जानकार है, करते हैं यूपी का उपयोग? जी सर, इवन वाईफाई भी रखते हैं कुछ कैफेज और होटल्स में। तो फिर तो आपको वाईफाई मिल गया, तो फिर तो आप अपने में ही खो ही रही होगी। अभी गांव वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए और आपके पूरे परिवार को बिठाकर गांव वालों से बातचीत कीजिए, क्योंकि आजकल तो वहां भी 4G तो पहुंच ही चुका है। केम छो? तो युवाओं के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि युवाओं की अगर परेशानियों में एक है पेपर लीक, तो उस पर कड़ा और सख्त कानून लेकर आया जाए और आगे पेपर लीक ना हो उसके लिए एक मैकेनिज्म बने। तैयारी है आगे की। मोदी सरकार पेपर लीक के खिलाफ नया बिल लाने वाली है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह नया बिल पेश करेंगे। इसमें पेपर लीक और नकल पर सजा और जुर्माना और कड़ा किया गया। नए बिल में पेपर लीक की जांच के लिए 2 महीने मिलेंगे, 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा। एंटी पेपर लीक बिल में 2 नई धाराएं 12A और 12B जोड़ी गई हैं। इसके तहत सरकार स्पेशल टास्क फोर्स बना सकेगी और इस टास्क फोर्स को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। पीएम मोदी ने नंदन नीलकेणी की अगुवाई में एक टास्क फोर्स बना दी है। आईआईटी बॉम्बे से पढ़े नंदन नीलकेणी इन्फोसिस के संस्थापक हैं। भारत में आधार कार्ड के जनक नीलकेणी साहब है, इन्हीं को माना जाता है और अब शिक्षा में बड़े बदलाव का जिम्मा भी उन्हें ही दिया गया है। पीएम मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी कर इसका बाकायदा ऐलान किया है। कहा छात्रों के भविष्य की सोच रहे इसलिए कड़ा कानून ला रहे हैं। नए बिल में पेपर लीक मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी और जैसे दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। पेपर लीक के नए बिल में अपील के लिए भी सख्त नियम है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी और फैसले के खिलाफ यह अपील 30 दिन के अंदर करनी होगी। अपील पर 2 जजों की बेंच सुनवाई करेगी और 3 महीने में केस निपटाना होगा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पहले विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया था, लेकिन नए बिल पर राहुल और विपक्षी सांसदों का रुख अभी साफ नहीं है। अब पीएम मोदी आज फिर सामने आए। उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है कि आगे एग्जाम कैसे हो कि पेपर लीक जैसी गलती ना हो, पेपर लीक जैसी समस्या दोबारा ना आए। कानून तो बन गया, कानून सजा दिलाएगा, लेकिन पेपर लीक ना हो इसकी गारंटी के लिए पीएम मोदी ने देखिए एक टीम बनाई है। वो टीम में कौन कौन लोग हैं? इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकेणी साहब हैं। दूसरा नाम है इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथन का और आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका है इसमें। इस टास्क फोर्स में वी कामकोटी आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। साथ ही अनीता करवाल जो शिक्षा मंत्रालय की पूर्व सचिव हैं वो भी इस टास्क फोर्स में हैं। अमृतलाल मीणा लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स हैं, ये इन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये 6 लोगों की टास्क फोर्स है।